जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। आज 6 सितंबर प्रथम पाली का पेपर समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को हम देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया 2021 तक कुल कितने भारतीय शास्त्रीय नृत्य थे, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाता। अभी वर्तमान में भी शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 ही है। सबसे प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य पूछ दिया जाएगा तो भरतनाट्यम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर प्रश्न यह पूछा जाएगा कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में कौन है, तो सत्रिया है, जो कि असम राज्य का सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। जिसके संस्थापक पूछा जाता है तो शंकरदेव इनके शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक थे। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है, यह एक इजी सवाल पूछ दिया गया तो सभी को पता था। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है और असम के गुवाहाटी शहर में ही अम्बुबाची का मेला लगता है, इसे भी ध्यान रखिएगा साथियों। असम के कुछ प्रमुख मंदिरों को देखते हैं जो कि एग्जाम में आने वाली संभावना बहुत है। उग्रतारा मंदिर असम राज्य में है। नवग्रह मंदिर, यह भी असम राज्य का एक मंदिर है। उमानंदा मंदिर यह असम राज्य में ही स्थित है। अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से एक पूछ दिया गया, पाकिस्तान ने कौन सी कबड्डी कप जीती है, तो 2020 की कबड्डी विश्व कप हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने भारत को हराकर प्रथम बार चैंपियन बना था। तो उप विजेता भारत देश रहा था, इसका आयोजन पाकिस्तान में किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पोर्ट्स से ही प्रश्न पूछा गया, महिला प्रीमियर लीग का विजेता मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराया था, तो दिल्ली कैपिटल टीम को हरा करके मुंबई इंडियंस महिला प्रीमियर लीग का विजेता बना था। पर्पल कैप किन्हें दिया गया था, तो पर्पल कैप सर्वश्रेष्ठ बॉलर को दिया जाता है। हैली मैथ्यू जी को पर्पल कैप मिला था और ऑरेंज कैप सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन को दिया जाता है। यह मेग लेनिंग को सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन के लिए ऑरेंज कैप दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिस्ट्री का था 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी। स्थान पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाता फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में स्थित है। यहां पे HSRA की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, यह एग्जाम में पूछ दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और जतिन दास, यह चारों HSRA के संस्थापक सदस्य थे। साथियों, हमारा यह वीडियो अगर आपको पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका और हमारा यह ओरिजिनल कंटेंट आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला यह प्रश्न पूछा गया, अल नीनो से क्या तात्पर्य है, तो ज्योग्राफी का यह सवाल है। अल नीनो का तात्पर्य होता है यह एक सागरीय गर्म जलधारा है। अल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसका तापमान सामान्यतः 3 से 4 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, उसी को हम अल नीनो कहते हैं। अगला एक प्रश्न करंट अफेयर का पूछा गया था 2022 से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी, तो 2022 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भारत की रैंकिंग थी 132 हमारा राइट आंसर हो जाता। इसको जारी कौन करता है पूछा जाएगा तो UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का रैंकिंग क्या है, तो 161 रैंकिंग है भारत का, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न एक पूछा गया, निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना दुग्ध से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश की दुग्ध योजना का नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। हमारा राइट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ था नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। अगला उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाओं को देख लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यह काफ़ी फेमस योजना है उत्तर प्रदेश की। भाग्य लक्ष्मी योजना, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला एक प्रश्न पूछ दिया गया, मुंबई से गोवा तक के तटीय विस्तार को किस नाम से जानते हैं, तो मुंबई से गोवा तक के जो तटीय मैदान है, तटीय विस्तार है अरब सागर में, उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट राइट आंसर हमारा हो जाता। उड़ीसा तट को हम किस नाम से जानते हैं, उत्कल तट के नाम से उड़ीसा को जानते हैं और उड़ीसा का प्राचीन नाम भी उत्कल था। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिलनाडु तट को किस नाम से जानते हैं साथियों, तो कोरोमंडल तट से, और केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अगला एक प्रश्न पूछ दिया गया, माइक्रो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन किससे संबंधित है, तो माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवाओं की एक श्रेणी है, इससे संबंधित है माइक्रो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। यह प्रश्न एक पूछा गया, परमाणु क्रमांक 35 किस तत्व का है, तो इसका राइट आंसर हमारा ब्रोमीन हो जाता। ब्रोमीन को Br से सूचित करते हैं।
ब्रोमीन हमारा राइट आंसर हो जाता। जो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु पूछा जाएगा तो इसका भी राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। और पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था डीपीएसपी गवर्नमेंट एक्ट, तो यह प्रश्न हमें सही से नहीं मिल पाया है, लेकिन प्रश्न इसी तरह का था। तो डीपीएसपी के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में वर्णन किया गया है और भाग 4A में पूछ दिया जाएगा तो मूल कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। अगर अनुच्छेद 40 जो कि डीपीएसपी से संबंधित है, इसमें क्या दिया गया है, पंचायती राज का गठन, और इसे ही महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद 40 को। राज्यों को इसमें डीपीएसपी में क्या है कि सभी राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं अपने राज्य में योजना चलाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, यह पूछा गया अनुच्छेद 74 में क्या वर्णन किया गया है, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में वर्णित है। अगला एक प्रश्न पूछा गया साथियों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो यह काफ़ी ऐतिहासिक प्रश्न है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की आग्रह किया था। सभी देशवासियों को 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस ने मनाने का आग्रह किया था। उसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और उसी दिन से गणतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिए हम लोग। अगला एक प्रश्न पूछा गया, नॉर्थ साउथ स्वर्णिम चतुर्भुज किस किस शहर को जोड़ती है, तो यह स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई और मुंबई, यह जो चारों महानगर हैं मेट्रो सिटी, इन चारों सिटी को स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ा जाना है। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई और चेन्नई, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न पूछा गया साथियों, कुछ प्लेयर की आत्मकथा से एक प्रश्न पूछा गया था। तो हमने पिछले शिफ्टों में भी, कल या परसों का भी शिफ्ट था, उसमें भी प्लेयर के आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी से प्रश्न काफ़ी सारे पूछे थे। देख लेते हैं कुछ ऑटोबायोग्राफी प्लेयर्स का। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यह युवराज सिंह की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे, यह सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, कल पूछा गया था यह प्रश्न, तो सौरव गांगुली की यह आत्मकथा है। 281 एंड बियॉन्ड, यह पुस्तक है VVS लक्ष्मण जी की आत्मकथा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोंगी मुखौटा नृत्य कहाँ किया जाता है, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाता, महाराष्ट्र ऑप्शन में दिया हुआ था। सोंगी मुखौटा नृत्य महाराष्ट्र में किया जाता है। महाराष्ट्र के कुछ और नृत्यों को देखते हैं। कोली नृत्य, यह महाराष्ट्र में किया जाता है। तमाशा, लावनी काफ़ी प्रसिद्ध है। पोदास नृत्य, यह याद रखिएगा, पोदास एग्जाम में पूछा गया नहीं है, यह पूछा जा सकता है। पोदास नृत्य महाराष्ट्र का एक चर्चित नृत्य है। साथियों, सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को हम इस वीडियो में देख लेते हैं। पहला प्रश्न यह पूछा गया, कनक रेले का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाता मोहिनी अट्टम। कनक रेले मोहिनी अट्टम डांस से संबंधित हैं। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। कनक रेले जी को पद्म श्री अवार्ड 1989 ईस्वी में दिया गया था। इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया 2013 ईस्वी में। संगीत नाटक पुरस्कार 1994 में प्रदान किया गया और कालिदास सम्मान 2006 में प्रदान किया गया। कनक रेले जी को क्लासिकल डांस में क्रांतिकारी लाने का श्रेय दिया जाता है। यह सभी फैक्ट याद रखिएगा, अगला शिफ्ट में पूछा जाएगा। आगे दूसरा हम प्रश्न देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर का एक प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता कथक। यह काफ़ी इजी सवाल है, हमेशा घराना और कलाकारों से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए आप यह टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके जाएं। और इसका घराना पूछ दिया जाएगा, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, तो यह लखनऊ घराने से संबंधित है। और सबसे पुराना घराना पूछ दिया जाएगा तो ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है। और ठुमरी की रानी किन्हें कहा जाता है, तो गिरिजा देवी जी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। यह बनारस घराने से संबंधित हैं। बिरजू महाराज को 1986 ईस्वी में पद्म विभूषण से नवाजा गया। पिछले बार SSC GD में यह प्रश्न पूछा गया था। अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, यह सभी कथक के डांसर हैं। इन सब फैक्टों को याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिविक्स से यह प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 32 के बारे में सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाता संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। देखते हैं, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। पूछा जाता है हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 किनके द्वारा कहा गया है, तो अंबेडकर साहब के द्वारा कहा गया है।
टॉपिक देखते हैं। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। वे सभी रिटों को हम देख लेते हैं बारी बारी से। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, यह 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न यह पूछा गया, माधवपुर मेला किस राज्य में लगता है? तो यह प्रश्न पूछा गया तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाता। माधवपुर मेला गुजरात में लगता है। गुजरात का माधवपुर मेला भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी के याद में मनाया जाता है। अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में यह मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ देखते हैं कुछ चर्चित मेला जो एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर के असम में लगता है। गंगा सागर मेला की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में गंगा सागर द्वीप पे लगता है। पुष्कर मेला यह राजस्थान के पुष्कर में लगता है। आगे देखते हैं कुछ और भी मेले हैं जो यह कल शिफ्ट में पूछा गया था। सोनपुर मेला, भगवान हरिहर नाथ का मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेला को भगवान हरिहर नाथ का मेला कहते हैं। यह बिहार राज्य में लगता है। नौचंडी मेला पूछ दिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगता है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला यह हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है दोस्तों। माधवपुर मेला हमने अभी देखा, यह गुजरात में लगता है। और कुंभ मेला जो कि प्रत्येक 4 सालों पर 4 स्थानों पर लगता है। नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं और हरिद्वार, यह 4 स्थानों पे बारी बारी से बदल करके कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह पॉलिटी का एक प्रश्न पूछा गया तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है जो कि संविधान के भाग 4 में वर्णित है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लाया था जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था। अगला प्रश्न देखते हैं। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। हमारा राइट आंसर विक्रम सेठ हो जाता। एक विक्रम सेठ का और भी चर्चित पुस्तक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, द गोल्डन गेट। यह याद रखिएगा साथियों, एग्जाम में आने वाले शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। द गोल्डन गेट पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्यांगना भरतनाट्यम एवं कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यानी कि शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कथकली दोनों डांसर हैं। तो मृणालिनी साराभाई हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था, वह राइट आंसर हो जाता। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली दोनों के डांसर हैं। प्रमुख कलाकार देख लेते हैं भरतनाट्यम के। पदम सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल और वैजयंती माला। और एक याद रखेगा हेमा मालिनी जिन्हें हम ड्रीम गर्ल कहते हैं, वह भी भरतनाट्यम के डांसर हैं। आगे कुछ देखते हैं। एक प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय डाक चैनल है? तो भारत में कुल 6 डाक चैनल है, इसमें से 6 में से एक दिया हुआ था ऑप्शन में, वह हमारा राइट आंसर हो जाता। देख लेते हैं वह 6 चैनल कौन कौन से हैं। तो एक का नाम है राजधानी चैनल, दूसरा का नाम है मेट्रो चैनल, तीसरा का ग्रीन चैनल, चौथा का बिजनेस चैनल और 5वां का ब्लैक मेल चैनल और छठा का पीरियोडिकल चैनल नाम है। इनमें से एक ऑप्शन दिया हुआ था, वह हमारा राइट आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछ दिया गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है? तो अफ्रीका को यूरोप से अलग कौन करता है? तो जिब्राल्टर जल संधि, इसे याद रखिएगा। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। आगे कुछ देख लेते हैं। लाल सागर, अदन खाड़ी एवं स्वेज नहर, यह अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। ध्यान रखिएगा, लाल सागर, अदन की खाड़ी एवं स्वेज नहर यह अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट को अलग करता है। मलक्का जलडमरू स्ट्रीट की बात करें तो हम यह अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है और यह इंडोनेशिया के दोनों भूभागों को अलग करता है। सुंडा जलडमरू मध्य की बात करें तो यह मध्य जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है और इंडोनेशिया के दोनों द्वीपों के अलग करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बाबा अलमडेव जलडमरू मध्य, यह लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ता है और यमन और जिबूती को अलग करता है। इस वीडियो में हम 3rd शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को देखते हैं।
पहला प्रश्न पूछा गया, अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाता लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। इसे ही जमींदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 22 मार्च 1793 को हुई थी। ध्यान रखिएगा साथियों, इसे ही इस कानून को सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून कहते थे क्योंकि किसान जमींदार को सूर्य डूबने से पहले ही जाकर के अपना अनाज जमा कर देते थे। इसे पहले बंगाल और बिहार में पेश किया गया, उसके बाद इसे मद्रास और वाराणसी में पेश किया गया। सबसे पहले बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। उसके बाद मद्रास और वाराणसी के कुछ क्षेत्रों में भी अस्थाई बंदोबस्त को शुरू कर दिया गया। आगे देखते हैं प्रश्न यह पूछा गया, पॉलिटी का यह प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रेसिडेंट राज्यसभा के सदस्यों को नामित करते हैं। 6 सालों के लिए कार्यकाल होता है जिसको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा भारत के संसद की ऊपरी सदन होता है। राज्यसभा को संसद की ऊपरी सदन कहते हैं और लोकसभा को संसद की निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, सदस्यों की संख्या 250 होती है, जो कि 238 सदस्य राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, कितने सदस्यों को चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? तो 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है। अगला एक प्रश्न पूछ दिया गया आर्ट एंड कल्चर का। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बन रहे हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। दोस्तों साथियों, हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का कंटेंट आपको पसंद आता है और हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मेहनत से लाया जाता है। देखते हैं बांसुरी वादक और अन्य जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पन्नालाल घोष, यह भी बांसुरी बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया हमने अभी ही देखा। वी कुरुंजमणि, एन नीला और राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, यह सभी जो कि बचे हुए प्रश्न हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी बजाते हैं, राजेंद्र प्रसन्ना यह भी बांसुरी बजाते हैं और वी कुरुंजमणि यह भी कुंजमुनि यह बांसुरी बजाते हैं, याद रखिएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया पॉलिटी से, संविधान का अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है? तो संविधान के अनुच्छेद 19D में वर्णन किया गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का मूल अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकार से वर्णन है संबंधित 19D। और भारत के कोई भी नागरिक, जैसे कि हम बिहार के नागरिक हैं तो उत्तर प्रदेश में भी रह सकते हैं, वहाँ घर अपना बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस अधिवेशन से एक प्रश्न पूछा गया, इसलिए आप कांग्रेस के सभी अधिवेशनों को याद करके जाइएगा। 1906 में स्वराज का शब्द का प्रयोग कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। तो कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग, जिसका अर्थ होता है स्वशासन। 1906 का कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। याद रखेगा, कुल 3 बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस का अध्यक्षता किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। स्वराज की मांग के लिए कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। याद रखेगा, इनसे पहले पूछा जाता है तो दयाराम सरस्वती स्वराज शब्द के प्रयोग करने वाले थे। अगला एक प्रश्न पूछा गया साथियों, रिखमपाड़ा नृत्य किस राज्य का है? तो यह एक प्रश्न पूछा गया, यह काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न था। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिखमपाड़ा नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले की निसी जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। यह निसी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। भारत के राज्य और लोक नृत्य देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य को देखते हैं, झोरा, छाली, दाढ़ी, छपेली, नाटी। यहाँ छपेली और नाटी काफ़ी चर्चित है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चैपल और जैता। जैता, नौटंकी और रासलीला एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है साथियों, इसे याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों को देख लेते हैं, जावरा, मटकी, आड़ा, खड़ा, फूलपति और ग्रीडा नृत्य। ग्रीडा नृत्य तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मध्य प्रदेश का यह नृत्य है। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का कुछ नृत्य, बुइया, चलो और वांचो। वांचो और बुइया काफ़ी बार पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश का यह लोक नृत्य है। नागालैंड का रंगमा है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। और
जेलियांग, यह भी नागालैंड का नृत्य है। आगे देखते हैं, यह प्रश्न पूछा गया, कथक से संबंधित कलाकार कौन थे? तो कथक से संबंधित कलाकारों का नाम पूछ दिया गया था, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं कथक के। यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो पंडित बिरजू महाराज कथक के कलाकार हैं, दमयंती जोशी, सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज और पंडित कार्तिक राम, यह सभी कथक के प्रमुख डांसर हैं, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यह प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर का, पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 जिसका 10वां संस्करण किसने जीता? तो 2023 में पुरुष हॉकी एशिया कप का कैवा संस्करण है, यह पूछा जाएगा, तो 10वां संस्करण है। और इसका विजेता टीम रहा था हमारा प्यारा भारत देश, विजेता रहा था, और उप विजेता जो कि हराया था पाकिस्तान को। और इसका आयोजन ओमान में किया गया था, जो कि एक अरबिक कंट्री है। ओमान में आयोजन हुआ था, भारत जीता था पुरुष जूनियर एशिया कप 2023, और उप विजेता पूछ दिया जाएगा तो पाकिस्तान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बुक एंड ऑथर से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पिंजर उपन्यास किसकी आत्मकथा है? यह एक प्रश्न पूछा गया, तो अमृता प्रीतम द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अमृता प्रीतम ऑप्शन में दिया हुआ था, हमारा राइट आंसर हो जाता। अगला एक प्रश्न पूछा गया, दक्कन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो दक्कन क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं, दक्कन मध्य भारत में एक प्रायद्वीपीय द्वीपीय स्थित है, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य के अंतर्देशीय खंड शामिल है। दक्कन प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को और महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के कुछ क्षेत्रों को, इन सभी राज्यों को मिलाने के बाद दक्कन प्रदेश का निर्माण होता है। आगे एक प्रश्न पूछा गया इकोनॉमिक्स से, राजस्व व्यय के उदाहरण क्या है? तो सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन होता है वह राजस्व व्यय का उदाहरण है। ऑप्शन में दिया हुआ था सरकारी कर्मचारियों का वेतन, हमारा यह राइट आंसर हो जाता। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल ऑथेंटिक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू, हमारा राइट आंसर हो जाता भारोत्तोलन। मीराबाई चानू जी का संबंध है मणिपुर राज्य से। और एक बॉक्सिंग प्लेयर है मैरी कॉम, उनका भी संबंध है मणिपुर राज्य से। आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। मीराबाई चानू जी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलिटी का एक इजी सवाल पूछ दिया गया, वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाता 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की बात करें तो उस समय 8 अनुसूचियां थीं, जो बारी बारी से बढ़कर अब 12 हो गया है। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो 1951 प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? याद रखिएगा 1985 में 52वां संविधान संशोधन, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। 11वां अनुसूची जोड़ा गया था 1973 में, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय के बारे में वर्णन किया गया है। यही बात करें अंतिम अनुसूची 12वां अनुसूची जोड़ा गया नगर पालिका 1973 में, इसे भी याद रखेगा 1973 में 12वां अनुसूची जोड़ा गया, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। इसमें विषय की संख्या बात करें तो 18 विषय नगर पालिका में है और 29 विषय पंचायती राज व्यवस्था में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ से पूछा गया आर्ट एंड कल्चर का एक प्रश्न है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो यह काफ़ी इजी सवाल पूछा गया, जो कि सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर दिए होंगे। तो बिहू लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित है। और बिहू लोक नृत्य 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं असम राज्य के और भी कुछ प्रमुख त्यौहार। जोनबिल मेला यह असम राज्य में लगता है। हाथी महोत्सव यह असम राज्य में मनाया जाता है। देहिंग पटकाई महोत्सव यह भी असम राज्य का एक त्यौहार है। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमारा राइट आंसर हो जाता। माउंट कोसियोस्को पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो काकेशस पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है माउंट एलब्रूस। और उत्तरी अमेरिका की सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछ दिया जाएगा तो माउंट मैकिले, जो कि अलास्का पर्वत का ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न हिस्ट्री का एक पूछा गया, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो यह काफी इजी सवाल पूछ दिया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, इसे याद रखिएगा। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बड़ा दुर्जन था, इसलिए बंगाल विभाजन करवाया था। अगला देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में भारतीयों के द्वारा चलाया गया था। बंगाल विभाजन रद्द कब
हुआ था? यह प्रश्न पूछा जाता है तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। साथियों, हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला कंटेंट आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दें। देखते हैं, यहाँ प्रश्न पूछा गया, हेमा मालिनी किस नृत्य की नृत्यांगना है? पिछले शिफ्टों में भी यह डिट्टो प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखें और एक्स्ट्रा फैक्ट को देखें ताकि आपके आने वाले शिफ्टों में यहाँ से सहयोग मिल पाए। तो हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैजंती माला भी भरतनाट्यम की ही नृत्यांगना है, जो कि एक एक्ट्रेस है, इंडियन एक्ट्रेस। मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, यह सभी काफ़ी चर्चित भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलिटी का है। धन विधेयक को राज्य विधानसभा में कौन प्रस्तुत करते हैं? यहाँ बात किया जा रहा है राज्य विधानसभा में, तो राज्यपाल यह पेश करते हैं। और यही लोकसभा में धन विधेयक कौन पेश करते हैं? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया जाता है। राज्यपाल का सभी राज्यों में एक राज्यपाल होंगे, यह अनुच्छेद 153 में वर्णन किया गया है। और क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को कितना अनुच्छेद में मिला है? तो 161 अनुच्छेद में। और राष्ट्रपति की बात करें तो 72 से क्षमादान की शक्ति उन्हें मिलता है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? यह काफ़ी इजी स्टैटिक जीके का प्रश्न पूछा गया। कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है और इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। पूरा करवाया कौन था? कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। 5वीं मंजिल पूछा जाता है कि कौन बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का एक शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न एक पूछा गया, पंजाब में कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है? इस तरह का एक प्रश्न था, या सॉइल करके था इस तरह का। SASS चॉइस अवार्ड से एक प्रश्न पूछ दिया गया साथियों। अगला देखते हैं, गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता किराना घराना से संबंधित है गंगूबाई हंगल। ध्यान रखेंगे कि सबसे पुराना घराना पूछ दिया जाएगा तो ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है। और गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है? यह एक प्रश्न पूछा जाता है तो यह बनारस घराने से संबंधित है। और गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। पंडित जसराज जी का संबंध पूछा जाता है किस घराना से था? तो मेवाती घराना से संबंधित थे पंडित जसराज जी। आगे प्रश्न देखते हैं, 12वां, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह साइंस का एक इजी सवाल पूछ दिया गया। तो मोमेंटम का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। हमारा राइट आंसर हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन यानी त्वरण का पूछ दिया जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन से मात्रक किसके किसके मात्रक नहीं होते हैं। तो विकृति और घर्षण गुणांक के कोई भी एसआई मात्रक नहीं होते हैं, याद रखिएगा, विकृति और घर्षण गुणांक। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां, गुलाबो सपेरा उपनाम यह किस नृत्य से संबंधित रखते हैं? तो कालबेलिया नृत्य हमारा राइट आंसर हो जाता, जो कि राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। गुलाबो बाई को हम गुलाबो सपेरा के उपनाम से जानते हैं, जो कालबेलिया जनजाति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न पूछा गया आर.के. नारायण की एक पुस्तक, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो देख लेते हैं आर.के. नारायण की प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन से हैं। तो मालगुडी डेज आर.के. नारायण की पुस्तक है। गाइड हमारा हो जाएगा मालगुडी का आदमखोर। यह तीनों काफ़ी चर्चित पुस्तक है। यह तीनों में से जो भी ऑप्शन में था वह हमारा राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कितने महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीता? तो कुल 4 महिलाओं ने गोल्ड मेडल वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीत लिया है। हमारा राइट आंसर 4 हो जाता। अगला प्रश्न, सैफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह फुटबॉल का एक गेम है, सैफ चैंपियनशिप, जो कि बेंगलोर में 2023 में इसका आयोजन किया गया था, जिसका विजेता टीम रहा है भारत और उप विजेता टीम रहा है कुवैत। भारत इसका विजेता टीम रहा है, इसलिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए उप विजेता अगला शिफ्ट में पूछ दिया जाएगा, तो कुवैत उप विजेता है, ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, 17, मेन कैंप किसकी रचना है? तो यह एडोल्फ हिटलर की मेन कैंप पुस्तक रचना है। और हिटलर जो कि जर्मनी का चांसलर था, जो कि नाजीवाद पार्टी से संबंध रखता है। हिटलर की जन्म की बात करें तो इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला प्रश्न एक पूछा गया, रोजगार गारंटी योजना में कितने राज्य शामिल हैं? तो आपको आंसर अगर पता हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं साथियों। मनरेगा की योजना की शुरुआत कब हुई थी? यह एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की शुरुआत हुई थी।
आगे देखते हैं, यह प्रश्न पूछ दिया गया, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। कब? तो यह 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। रविंद्रनाथ टैगोर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें गीतांजलि साहित्य के लिए पहला बार नोबेल पुरस्कार भारतीय को मिला था। कब? तो 1913 में। याद रखिएगा, शांति निकेतन कोलकाता में है, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किए थे। गीतांजलि और काबुलीवाला, यह दोनों पुस्तक किनकी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। याद रखेगा, गीतांजलि तो सभी को याद है, लेकिन काबुलीवाला याद रखेगा, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, 20वां, 2022 में गरीबी रेखा 2022 में गरीब कल्याण योजना कितने राज्यों में लागू किया गया? तो कुल 6 राज्यों में गरीब कल्याण योजना 2022 में लागू किया गया। हमारा राइट आंसर 6 हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान हरिहर नाथ का मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में भगवान हरिहर नाथ का मेला लगता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है। भगवान हरिहर नाथ का मेला सोनपुर में। यह सभी बिल्कुल रियल प्रश्न थे साथियों। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत के द्वारा यह सभी प्रश्न आपके लिए लाया गया है। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। आज 5 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को देखते हैं। यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यह गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। एक चर्चित पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यह गांधी जी का पुस्तक है। यह हिंदी में भी पूछ दिया जाता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह किनकी रचना है? तो गांधी जी का राइट आंसर हो जाएगा। एक और पुस्तक है हिंद स्वराज, यह गांधी जी का ही पुस्तक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया था प्रश्न, सॉन्ग नाटू नाटू जो कि ऑस्कर अवार्ड जीता है, इसके संगीतकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है एम किरवानी इसके संगीतकार हैं। नाटू नाटू फिल्म का संबंध, नाटू नाटू सॉन्ग का संबंध फिल्म RRR से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह पूछा गया आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, झारखंड का पाइक नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो पाइक नृत्य झारखंड में किया जाता है, यह मुंडा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। मुंडा हमारा राइट आंसर हो जाता। झारखंड के प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं, सरहुल यह झारखंड में मनाया जाता है। जतरा पूजा यह भी झारखंड में मनाया जाता है। कर्मा, जतरा, कर्मा, सरहुल यह सभी झारखंड के प्रमुख त्यौहार हैं। एग्जाम में पूछा जाता है यह प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह प्रश्न पूछ दिया गया, सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जिन्हें हम देश बंधु के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। और पूछा जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे आध्यात्मिक गुरु। 1897 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे विवेकानंद, इसे भी याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो करंट अफेयर का यह सवाल है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन 2023 में रिपब्लिक ऑफ कोरिया में किया गया है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ था रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कि एक निशानेबाजी प्रतियोगिता है। इसमें बात करें प्रथम स्थान कौन लाया था? तो चाइना प्रथम स्थान लाया था, और दूसरा स्थान हमारा देश भारत 17 पदक के साथ दूसरे स्थान पे था। साथियों, यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला कंटेंट और रियल कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी यहाँ से लाभ हो पाए। अगला प्रश्न देखते हैं, गौरमारिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह एक प्रश्न पूछ दिया गया। गौरमारिया ऑप्शन में दिया हुआ था छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाता छत्तीसगढ़ गौरमारिया का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ राज्य का नृत्य है गौरमारिया। और भी देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, पंथी, पिंडवानी, राउत नाच, कपालिक। यह चारों है जो कि एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। पंथी तो कई बार पूछा गया है। पिंडवानी जिसके तीजनबाई काफ़ी चर्चित कलाकार हैं। राउत नाच यह भी छत्तीसगढ़ का ही लोक नृत्य है। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, पूछा गया ज्योग्राफी का सवाल है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत के उत्तरी भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है।
खासकर बात करें गंगा का मैदान जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में जो मैदानी इलाका फैला है वहाँ जलोढ़ ही मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो कि नया जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जानते हैं। एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, काम पाने शिक्षा पाने लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो ऑप्शन में दिया हुआ था अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 41 हमारा राइट आंसर हो जाता। अनुच्छेद 41 में वर्णन किया गया है काम पाने, शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने का अधिकार। और बात करें यहाँ अनुच्छेद 40 का, जिसका संबंध पंचायती राज का गठन से है। अनुच्छेद 40 को ही महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहते हैं। महात्मा गांधी जी का सपना था कि सभी देश में पंचायती राज का गठन किया जाए, तो अनुच्छेद 40 में यह वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भीतरगांव मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है किस वंश से संबंधित है? तो भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश का यह गुप्त वंश से संबंधित है। हमारा राइट आंसर गुप्त वंश हो जाता। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ मंदिर जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। दशावतार मंदिर यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रेम मंदिर यह मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। पाताल मंदिर यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक यह किनकी आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का यह आत्मकथा है, माई कंट्री एंड माई लाइफ, याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, पूंजीवाद क्या है? इकोनॉमिक्स से काफ़ी सारे सवाल 3-4 सवाल देखने को मिले हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया पूंजीवाद क्या है? तो जिसमें पूंजी का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। जैसे अमेरिका जो है, और फिर बात करें अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब देश पूंजीवादी देश हैं। आगे देखते हैं यहाँ 12वां प्रश्न, मार्च 2023 में राजस्थान सरकार ने कौन सा अधिकार देकर देश का पहला राज्य बन गया है? तो स्वास्थ्य का अधिकार राजस्थान दिया है, जो कि देश का पहला राज्य स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला बना है। चलने का अधिकार पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल यह प्रश्न पूछा जाएगा, चलने का अधिकार किस राज्य ने शुरू किया है? तो पंजाब सरकार ने चलने का अधिकार शुरू किया है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभांकर कौन था? तो यह एक प्रश्न स्पोर्ट्स से पूछा गया, तो इसका शुभंकर था जीतू। 2023 का जो यूनिवर्सिटी गेम हुआ तीसरा संस्करण, उसका शुभंकर का नाम था जीतू। इसका आयोजन पूछा जाएगा कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया था। पहला बार जब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम प्रथम हुआ था उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, दूसरा हुआ था बेंगलुरु में, और तीसरा हुआ है उत्तर प्रदेश में। यही बात करें यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा समिति भारत में मौजूद नहीं है? तो ऑप्शन 4 दिए हुए थे, उनके अनुसार अब इसका राइट आंसर कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय विद्या भवन का स्थापना किसने किए थे? तो भारतीय विद्या भवन के संस्थापक के नाम था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी हमारा ऑप्शन में था, यह राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां, भारत के जनगणना 2011 के जनगणना अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक देखी गई थी? तो इसका राइट आंसर सभी को पता था, नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक देखी गई थी। उस समय 2011 में -0.58% इसकी नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई थी। और सर्वाधिक की बात करें तो मिजोरम का सर्वाधिक वृद्धि दर था। और सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो सिक्किम में है, याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से 2022 में सर्वाधिक जूट मिल किस राज्य में है? तो ऑप्शन 4 दिए हुए थे, उसमें पश्चिम बंगाल हमारा राइट आंसर हो जाता। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट की मिलें हैं, जो कि पूरे भारत के 50% से अधिक जूट के मिल पश्चिम बंगाल में ही है। जूट जो कि एक खरीफ का फसल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे एक प्रश्न पूछा गया था, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होती है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसके अनुसार आपको जो सूटेबल लगता उसका राइट आंसर हो जाता। साथियों, यह सभी रियल प्रश्न थे जो कि काफ़ी मेहनत के द्वारा आपके लिए लाया गया था। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है। आज 5 सितंबर के सभी शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम 3rd शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को देख लेते हैं।
प्रश्न पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो कुल तत्वों की संख्या 118 है आधुनिक आवर्त सारणी में। हमारा राइट आंसर 118 हो जाता। न्यूलैंड्स ने अपने आवर्त सारणी में 56 तत्वों की खोज किया था और इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आवर्त सारणी को सजाए थे। यहाँ मेंडलीव की बात करें तो 63 तत्वों की खोज किए थे, इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आवर्त सारणी को सजाए थे। अब हम बात करते हैं मोजले साहब, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज करता है। इन्होंने अपने आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाए हुए हैं। आगे हम देखते हैं, एक प्रश्न पूछा गया ज्योग्राफी का, रोजवुड पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो रोजवुड पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। हमारा राइट आंसर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाता। यहाँ देखते हैं कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। यहाँ एग्जाम में हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है। तो महोगनी, शीशम, रबड़, सिनकोना, खास करके सिनकोना आप याद रखिएगा, यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का पेड़ है। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ऐसे भारत के भूभाग हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न पूछा गया रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किनकी आत्मकथा है? तो ऑटोबायोग्राफी से हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा जा रहा है। तो रेस ऑफ माई लाइफ यह मिल्खा सिंह जी की आत्मकथा है। मिल्खा सिंह जी को हम फ्लाइंग सिख के उपनाम से जानते हैं। यहाँ देखते हैं प्लेइंग इट माई वे यह किनकी आत्मकथा है? तो यह सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है। यहाँ ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यहाँ पूछा जाएगा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ या युवराज सिंह की आत्मकथा है। अगला देखते हैं प्रश्न, यह संगीत प्रेमियों लोग इसे सही जवाब कर दिए होंगे। पंचम दा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आर.डी. बर्मन जी को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। डिस्को किंग के नाम से पूछा जाएगा तो बप्पी लहरी को डिस्को किंग कहा जाता है। सभी को पता है ड्रीम गर्ल किन्हें कहा जाता है? तो हेमा मालिनी जी को ड्रीम गर्ल कहा जाता है। हेमा मालिनी से पिछले शिफ्टों में प्रश्न बना था कि हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, वहाँ की नृत्यांगना है। और बैजयंती माला भी भारतीय एक्ट्रेस हैं, यह भी भरतनाट्यम की डांसर हैं। और मृणालिनी साराभाई, यह भी भरतनाट्यम के डांसर हैं। आगे देखते हैं, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में सांची का स्तूप है, जिसका निर्माणकर्ता सम्राट अशोक हैं। सम्राट अशोक के बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति कौन करवाए थे? तो यह सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। या आप क्रम से याद रखिएगा साथियों, 4 बौद्ध संगति कराई गई थी। पहला कराया गया था राजगृह में, जो अजातशत्रु के शासनकाल में कराया गया था। दूसरा वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में कराया गया था। तीसरा कराया गया था पाटलिपुत्र अशोक के सम्राट के शासनकाल में। और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर, यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले साथियों, हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला प्रश्न पूछा गया था, भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है। घरानों से काफ़ी सारे सवाल पिछले शिफ्टों में भी पूछा गया है, इसलिए आप यहाँ से प्रश्न जरूर याद करके जाएं। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से संबंधित है पंडित जसराज जी। गिरजा देवी, जिन्हें हम ठुमरी के रानी के नाम से जानते हैं, यह बनारस घराने से संबंधित है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाएगा अगला शिफ्ट में, सबसे पुराना घराना का नाम क्या है? तो ग्वालियर घराना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न था साथियों। गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा राज्य का नृत्य है गोटीपुआ। हमारा राइट आंसर उड़ीसा हो जाता। उड़ीसा राज्य का रज पर्व भी है और नुआखाई, जो कि फसलों का एक त्यौहार है, और कलिंग महोत्सव यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। छऊ नृत्य यह भी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। हालांकि छऊ नृत्य झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तीनों में मनाया जाता है। देखते हैं यहाँ पे, इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो यह भारत ने इस बार 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है। हमारा राइट आंसर भारत हो जाता। और उप विजेता की बात करें तो लेबनान उप विजेता था। सैफ, जो कि पिछले शिफ्टों में पूछा गया, सैफ जो कि फुटबॉल का एक प्रतियोगिता है, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, जिसका विजेता टीम भारत था और उप विजेता टीम कुवैत था। याद रखिएगा साथियों।
अगला एक प्रश्न पूछा गया इस प्रकार का, राष्ट्रीय आय में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं का अंतर करना क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन काफ़ी क्रिटिकल थे, आप राइट आंसर बता दीजिएगा कमेंट करके साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण चीन सागर किस महासागर का हिस्सा है। यह काफ़ी इजी सवाल था। तो दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। हमारा राइट आंसर प्रशांत महासागर हो जाता। अगर पूछा जाएगा हवाई द्वीप किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है, जिसमें अमेरिका का आधिपत्य है। और ग्रीनलैंड एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसमें डेनमार्क का आधिपत्य है। इसे भी याद रखिएगा। देखते हैं यहाँ प्रश्न स्पोर्ट्स से एक पूछा गया करंट अफेयर का प्रश्न है, देवेंद्र झांझड़िया ने विश्व ग्रैंड प्रिक्स 2022 में कौन सा मेडल जीते हैं। तो यह रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल देवेंद्र झांझड़िया के द्वारा ग्रैंड प्रिक्स 2022 में जीता गया था। देवेंद्र झांझड़िया किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। यह देवेंद्र झांझड़िया टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं। और वहीं नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे। इन्हें भी याद रखिएगा साथियों। और यहाँ देखते हैं एक प्रश्न पूछा गया, एक और ऑटोबायोग्राफी का प्रश्न है, अनफिनिश्ड यह किनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो प्रियंका चोपड़ा जी का यह काफ़ी चर्चित पुस्तक है अनफिनिश्ड। याद रखिएगा प्रियंका चोपड़ा हमारा राइट आंसर हो जाता। यहाँ बात करें प्रियंका चोपड़ा एक बार मिस वर्ल्ड भी बनी है। वह कब बनी है, तो 2000 ईस्वी में यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला बार भारत का मिस वर्ल्ड कौन बने थे, तो रीता फारिया 1966 में भारत के पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी। मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीते हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पोर्ट्स का ही प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो यह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। हमारा राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता। पहला यूनिवर्सिटी गेम यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, और दूसरा हुआ था यह बेंगलुरु में, और तीसरा जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। 1739 ईस्वी में किस ईरानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया था। तो नादिर शाह के द्वारा 1739 में भारत पर आक्रमण किया गया था। हमारा राइट आंसर नादिर शाह हो जाता। उस समय मुगल के शासक कौन थे, मोहम्मद शाह, और उसी समय नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा लेकर चला गया था। तो पूछा जाता है कि अंतिम समय भारत में कोहिनूर हीरा किसके शासनकाल में था, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में था। और मयूर सिंहासन को भी उठा करके नादिर शाह लेकर चला गया था। मयूर सिंहासन के निर्माणकर्ता कौन थे, तो शाहजहां थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश का आधिकारिक भाषा है। तो यह एक प्रश्न पूछा गया, दिवेही भारत के मालदीव देश का एक आधिकारिक भाषा है। याद रखिएगा पिछले शिफ्टों में भी आधिकारिक भाषा से प्रश्न पूछा गया था, अफगानिस्तान का था। तो दारी और पश्तो अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा है। म्यांमार का पूछा जाएगा तो बर्मी वहाँ का आधिकारिक भाषा है। और यहाँ देखते हैं श्रीलंका का आधिकारिक भाषा पूछ दिया जाएगा तो सिंघल हमारा श्रीलंका का आधिकारिक भाषा हो जाएगा। साथियों यहाँ अंतिम प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर ने युवाओं को रोजगार के लिए कौन सी योजना शुरू की। तो जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोजगार के लिए उड़ान योजना शुरू की है। ऑप्शन में हमारा उड़ान योजना था, राइट आंसर हो जाता। हमें प्रश्न पूछा गया आज, भूपेन हजारिका जी को किस क्षेत्र में भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता, कला के क्षेत्र में भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न प्रदान किया गया है। यह 2019 में प्रदान किया गया था इन्हें। और उस समय प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के राष्ट्रपति थे और नानाजी देशमुख, उन तीनों को साथ में 2019 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा पूछा गया, सुंदरवन डेल्टा में वनों का कौन सा प्रकार पाया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया या तो फिर वृक्ष का नाम पूछा गया था। तो हम देख लेते हैं वनों का प्रकार कौन सा है। तो मैंग्रोव वन सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं, जो कि झाड़ी नुमा होता है साथियों। जड़ के माध्यम से सभी आने वाले समुद्री लहर को रोकता है और इसे मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन के भी नाम से जानते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। सुंदरी नामक वृक्ष, अगर पूछा गया प्रश्न होगा वृक्ष कौन सा पाया जाएगा, तो सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, जिसके वजह से इस वन को सुंदर वन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं, यह एग्जाम में पूछा गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ था। तो 2006 का अधिनियम था और यह 1 नवंबर 2007 को लागू कर दिया गया था। इसे याद रखिएगा। एग्जाम में 1 नवंबर 2007 जिन भी साथियों का है वे राइट आंसर हो जाएंगे। और उस अधिनियम में लड़की का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कर दिया गया शादी का, और लड़का का शादी का उम्र 21 वर्ष न्यूनतम उम्र कर दिया गया।
अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। यह प्रश्न पूछा गया पॉलिटी का है। मौलिक कर्तव्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 51A में किया गया है, जो कि रूस के संविधान से भारत में लिया गया है। यह भाग 4A में वर्णन किया गया है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात करें तो अभी कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारत में लाया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारत के संविधान में इसे जोड़ा गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सब एक्स्ट्रा प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न पांचवा देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस नदी से संबंधित है? यह एक इजी प्रश्न पूछ दिया गया। तो ब्रह्मपुत्रा नदी से संबंधित है। NH2 नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। यह धुबरी से सादिया तक इसका विस्तार है। अगर बात किया जाए, प्रश्न पूछा जाएगा नेशनल वाटरवे 1 का कहाँ से कहाँ तक है, तो यह गंगा नदी पर है, प्रयागराज से हल्दिया तक। इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रयागराज यूपी में है, हल्दिया बंगाल में है। अगला प्रश्न साथियों हमारा, यह मेहनत और पिक्चर के माध्यम से यह समझाने का तरीका और बिल्कुल रियल कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो भेजें, उनका भी लाभ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, 37वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कहाँ किया जाएगा? तो 2023 में अक्टूबर में इसका मेज़बानी किया जाना है, गोवा में। गोवा हमारा राइट आंसर हो जाता। राष्ट्रीय युवा महोत्सव पूछ दिया जाएगा कि 2023 का कहाँ किया जाना है इसका, तो इसका इनॉग्रेशन कर्नाटक में किया जाना है, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा कर्नाटक में। 7वां प्रश्न देखते हैं। ICC वर्ल्ड कप 2023 में कितने देश भाग लेंगे? एक प्रश्न पूछा गया, करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो 2023 में इसका मेज़बानी भारत देश कर रहा है, जिसमें 10 टीम भाग ले रहे हैं। 10 हमारा राइट आंसर हो जाता। भारत कब जीता था वर्ल्ड कप देख लेते हैं। तो 2011 में महेंद्र सिंह के कैप्टनशिप में भारत वर्ल्ड कप जीता था, और 1983 में कपिल देव के कैप्टनशिप में भारत वर्ल्ड कप जीता था। अगला प्रश्न पूछ दिया गया, गेटो सोरो किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन के प्लेयर हैं गेटो सोरो, जिनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश राज्य के यह निवासी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया साथियों। पनामा शहर अगर जोड़ने की बात किया जाए तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, यह दो जो जल मार्गों को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर हमारा राइट आंसर हो जाता। और यह पूछा जाएगा किन दो भूभागों को अलग करती है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को यह अलग करती है पनामा नहर। देखते हैं यहाँ पे स्वेज नहर एक है, जिसका यह कौन कौन को अलग करती है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है साथियों, इसे याद रखिएगा। स्वेज नहर पूछ दिया जाएगा तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, और स्वेज नहर अफ्रीका और एशिया को अलग करती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ICAR के वर्तमान में महानिदेशक कौन बने हैं? तो वर्तमान में ICAR के महानिदेशक हैं हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक राइट आंसर हो जाता। अगर मुख्यालय की बात करें तो ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? यह ऑथर और बुक से प्रश्न पूछ दिया गया, स्टैटिक जीके का है। तो विंग्स ऑफ फायर काफ़ी चर्चित पुस्तक है, जिसके लेखक है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। यह APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं, APJ अब्दुल कलाम का यह काफ़ी चर्चित है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। हम होंगे कामयाब पुस्तक भी APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां, 2022 में साहित्य नाटक अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया? यह एक प्रश्न पूछ दिया गया। तो हिंदी भाषा के लिए पूछा गया था, तो बद्री नारायण जी को 2022 में साहित्य नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। 2023 में भी यह प्रदान कर दिया गया। तो हिंदी भाषा के लिए 2023 में अतुल कुमार रॉय को यह दिया गया है पुरस्कार। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में डेयरी प्रोडक्ट के बढ़ावा के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के CM द्वारा डेयरी प्रोडक्ट के बढ़ावा के लिए हिमगंगा योजना शुरू किया गया। हिमगंगा हमारा राइट आंसर हो जाता।
और काफ़ी चर्चित योजनाएं हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाएंगे। वृद्धा पेंशन योजना यह हिमाचल प्रदेश का योजना है। हिम केयर योजना यह भी हिमाचल प्रदेश का ही योजना है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं आगे। अरुणिमा सिन्हा का आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी गई है? ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था। तो अरुणिमा सिन्हा का ऑटोबायोग्राफी है जो कि बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, यह उनकी आत्मकथा है। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन हमारा राइट आंसर हो जाता। भारत की प्रथम दिव्यांग एवरेस्ट विजेता का नाम भी पूछा जाएगा तो अरुणिमा सिन्हा ही थे जो कि दिव्यांग एवरेस्ट विजेता थे। अगला प्रश्न 15वां देखते हैं। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो यह ऑप्शन 2 पेयर में करके दिया हुआ था, तो केरल और लक्षद्वीप। केरल सर्वाधिक साक्षर राज्य है और लक्षद्वीप सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि साक्षर है। सभी को याद होता है फर्स्ट वाला, लेकिन दूसरा वाला याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। दूसरा सबसे सर्वाधिक साक्षर राज्य है मिजोरम, याद रखिएगा मिजोरम दूसरे नंबर पे है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न ऐसा पूछ दिया गया, सरहुल त्योहार में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन में था सरजोम। यह सरहुल पूजा में इस वृक्ष की पूजा की जाती है। सरजोम को हम साल वृक्ष के भी नाम से जानते हैं, इसे याद रखिएगा। थर्ड और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न जीके के रियल और ऑथेंटिक सवाल हम इस वीडियो में लाए हैं। आप इस वीडियो को पूरी देखें और आगे की शिफ्टों के लिए तैयारी बेहतर करें। देखते हैं प्रश्न पूछा गया है, बौद्ध धर्म का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो यह सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का सबसे पुराना स्तूप सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके निर्माणकर्ता पूछ दिया जाता है तो मगध सम्राट अशोक थे, वे इसका निर्माण करवाए थे सांची के स्तूप का। और सम्राट अशोक खुद एक बौद्धिस्ट थे, बुद्ध धर्म को अपनाए थे। आगे प्रश्न देखते हैं। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर आगे चल करके बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह पूछा गया है, पुरुष हैंडबॉल में बॉल का भार कितना होता है? तो पुरुष हैंडबॉल में बॉल का भार 425 से लेकर 475 ग्राम के बीच होता है। अगला प्रश्न थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, ISSF 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो गोल्ड मेडल की संख्या पूछा गया था तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाता है। 4 ISSF 2023 में भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं। कुल पदक की हम बात करें तो 7 कुल पदक भारत जीता है, जिसमें पूरे विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करके रिकॉर्ड बना दिया है। और इसका आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में किया गया था। यह एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। यह प्रश्न थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, सौरभ गांगुली की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया साथियों। तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली का ऑटोबायोग्राफी है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ हमारा राइट आंसर हो जाता। बात करें युवराज सिंह का ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का ऑटोबायोग्राफी है, एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों, यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका और एक्स्ट्रा फैक्ट और हमारा यह रियल कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। हम देखते हैं प्रश्न पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कब निकाला जाता है? तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव निकाला जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाता आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष के द्वितीया में। और इस साल 2023 की बात करें तो रथ यात्रा 20 जून को निकाला गया था सभी राज्यों में। और जगन्नाथ का पुरी जो कि है पुरी उड़ीसा में है, रथ यात्रा यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है। एक प्रश्न काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो सभी को यह पता था, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का। यह गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाता है 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। संविधान के समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, यह प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन से। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन में ही प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया और पहला बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, यह 3 शब्द जोड़ा गया। मूल कर्तव्य की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन से ही मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया।
इसे सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे भारत में लाया गया था। अभी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। यह सभी फैक्ट याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न दूसरा शिफ्ट में पूछा गया है, अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो दारी ऑप्शन में दिया हुआ था, दारी हमारा राइट आंसर हो जाता। दारी और पश्तो अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा है। और अभी अन्य राज्यों का, अन्य देशों का हम आधिकारिक भाषा देखते हैं तो बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोला जाता है, उर्दू पाकिस्तान का आधिकारिक भाषा है, और श्रीलंका का आधिकारिक भाषा पूछा जाएगा तो सिंघल श्रीलंका का आधिकारिक भाषा है, बर्मी जो है म्यांमार का आधिकारिक भाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ दिया गया, साइंस का एक प्रश्न था सेकंड शिफ्ट में, आवर्त सारणी समूह का वह कौन सा तत्व है जो हवा में आने के बाद धूमिल हो जाता है? तो वह तत्व है सोडियम, जिसे हम Na के नाम से जानते हैं। इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम हमारा राइट आंसर हो जाता। सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसे हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। फास्फोरस की बात करें तो जिसकी परमाणु संख्या 15 होती है, इसे पानी में डुबा कर रखते हैं क्योंकि यह बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील अधातु है। फास्फोरस एक अधातु है साथियों, इसे भी ध्यान रखिएगा। गुआ और नुआ मंडी खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुआ और नुआ मंडी खनन क्षेत्र झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड हमारा राइट आंसर हो जाता। यूरेनियम जो कि झारखंड के जादूगोड़ा में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम जो कि है मोनोजाइट का अयस्क, यह केरल राज्य में अधिक पाया जाता है। यूरेनियम झारखंड में और थोरियम पूछा जाएगा तो केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न पूछ दिया गया, भारत ने किस देश को हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप विजेता टीम बनी है? तो यह करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इस बार जूनियर हॉकी एशिया कप का विजेता टीम महिला बन गई है दक्षिण कोरिया को हराकर। दक्षिण कोरिया हमारा राइट आंसर हो जाता। इस बार पुरुष एशिया कप का आयोजन कहाँ कहाँ किया जा रहा है? तो अभी चल ही रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका में। पाकिस्तान और श्रीलंका में सभी मैचों का आयोजन किया जाना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई इतिहास का एक प्रश्न पूछा गया। तो यह पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था साथियों। और बात करें हम फर्स्ट पानीपत बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत का, तो 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी वहीं पे युद्ध में मारा गया था और बाबर जीत करके मुगल वंश का स्थापना किया था। और सेकेंड युद्ध की बात करें तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। अकबर के तरफ से बैरम खान नेतृत्व कर रहे थे और अकबर इसमें विजेता रहा था और हेमू विजेता नहीं रहा था, हार गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के दोनों सदनों का, संसद के दोनों सदनों का पूछा गया था दोस्तों। संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग जो है संसद के दोनों सदनों का चुनाव करवाता है। निर्वाचन आयोग हमारा राइट आंसर हो जाता। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए हम 15 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। अगला प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? तो बैसाख माह के पहले पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। भगवान गौतम बुद्ध की बात करें तो जन्म भी उनका पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति भी और महानिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु भी बैसाख के पूर्णिमा माह में हुआ था। बैसाख माह के पूर्णिमा के दिन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, गोविंद सागर एवं भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह एक प्रश्न पूछा गया स्टैटिक जीके का। तो हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर एवं भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। एक प्रश्न काफी चर्चित है जो एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और नदी पूछ दिया जाएगा तो सतलज नदी पर यह बनाई गई है। दुल्हस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दोस्तों, और यह चेनाब नदी पे दुल्हस्ती परियोजना बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बुक एंड ऑथर से प्रश्न पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ अनटचेबल? तो अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुल्क राज आनंद अनटचेबल पुस्तक के लेखक है। काफ़ी चर्चित पुस्तक है कूली, जो कि मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। कूली भी याद रखिएगा और अनटचेबल मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। मुल्क राज आनंद को साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में प्रदान किया गया। पूछा जा सकता है 1971 में मुल्क राज आनंद को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यह विटामिन ए आवश्यक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर
2022 में किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? तो 2022 में कुचिपुड़ी नृत्यांगना है जिनका नाम है पद्मा रेड्डी, इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। और पद्मश्री का शुरुआत कब हुआ है? 1954 से हुआ है साथियों। पद्मश्री पाने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री का नाम पूछ दिया जाएगा तो नरगिस दत्त थी, जो सभी को तो याद रहता है नरगिस दत्त को दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था पहला बार? तो 1958 में, और 54 में पहला बार शुरू हुआ था, 1958 में दे दिया गया था नरगिस दत्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, शंभू महाराज कथक के किस घराने से संबंधित हैं? तो शंभू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित हैं। कुछ देख लेते हैं कथक के नृत्यांगना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अक्षन महाराज, सितारा देवी, यानी कि जितने भी महाराज हैं वे सभी कथक के नृत्य करने वाले हैं। और सितारा देवी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा। नटवरी लोक नृत्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य का अंग है? तो साथियों इसका राइट आंसर हमारा हो जाता कथक, ऑप्शन में दिया हुआ था। नटवरी लोक नृत्य की शैली कथक है। उत्तर प्रदेश में यह शास्त्रीय नृत्य है। कथक का कुछ घराना काफ़ी चर्चित है। 3 घराना ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना, यह तीनों घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यह आर्ट एंड कल्चर से एक प्रश्न पूछा गया। तो सितार वादन करते थे पंडित रविशंकर जी। सितार वादन हमारा राइट आंसर हो जाता। और सितार वादक का नाम देख लेते हैं, कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। विलायत खां और उमा शंकर मिश्र, यह दोनों भी याद रखेगा साथियों। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा के राउरकेला शहर में स्थित है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जिसमें 21,000 बैठने की कुल क्षमता है साथियों। यहाँ बात करें हम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में ही इस बार हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था, जिसका विजेता टीम रहा था जर्मनी और उप विजेता टीम रहा था बेल्जियम। यह करंट अफेयर का प्रश्न याद रखिएगा। और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अगला प्रश्न एक इकोनॉमिक्स से सवाल पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। वित्तीय वर्ष क्या है? तो पूरे एक वर्ष का लेखा जोखा को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अगला प्रश्न हम आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन में दिया हुआ था 4 ऑप्शन, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी और सत्तावादी। तो इसमें सत्तावादी जो है नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत नहीं है। पिछले बार एसएससी जीडी में यह प्रश्न पूछा गया था, यह तीनों ऑप्शन था और उसके साथ नेहरूवादी दिया हुआ था। तो नेहरूवादी हमारा उसमें से नहीं था, तो ऑप्शन हमारा राइट नेहरूवादी हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, अरब सागर का विस्तार किस महासागर तक है? तो इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था। तो हिंद महासागर के उत्तरी पश्चिमी भाग तक अरब सागर का विस्तार है। और अरब सागर में हिंद महासागर की बात करें तो सुंडा गर्त है जो कि जावा द्वीप के बगल में है। इसकी गहराई सबसे अधिक है हिंद महासागर में। इसकी गहराई की बात करें तो 8152 मीटर इसकी कुल गहराई है। सीता एंड आइसोलेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक के लेखक हैं देवदत्त पटनायक। देवदत्त पटनायक हमारा राइट आंसर हो जाता। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विधेयक 2022 का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से यह विधेयक था संबंधित, हमारा राइट आंसर यूपी हो जाता। गोंड जनजाति इसमें यह था कि गोंड जनजाति समुदाय को एससी से एसटी में उन्हें भेजना था, तो इससे संबंधित था जनजाति विधेयक 2022 यूपी का। याद रखिएगा साथियों, एग्जाम में यह पूछा जाता है। जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण जीके के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, काल बैसाखी किस राज्य का स्थानीय हवा का नाम है? तो यह पश्चिम बंगाल का स्थानीय पवन का नाम है काल बैसाखी, इसे याद रखिएगा। चिनूक हवा, यह खासकर उत्तरी अमेरिका में चलती है जो कि अलास्का पर्वत से निकलती है। इसे चिनूक हवा को अलास्का का गर्म कंबल के नाम से जानते हैं। खमसीन स्थानीय पवन है जो कि मिस्र देश में चलती है। दोस्तों यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। खमसीन हवा मिस्र में है। और योमा हवा जो कि जापान का स्थानीय पवन का नाम है, योमा।
अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं, दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो दीपा कर्माकर जो कि जिम्नास्ट प्लेयर हैं जिनका संबंध त्रिपुरा राज्य से है। त्रिपुरा राज्य की निवासी हैं दीपा कर्माकर। अंजू बेबी जॉर्ज जो कि लंबी कूद के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यह सभी वैसे प्लेयर का नाम है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अंजू बेबी जॉर्ज का संबंध है लंबी कूद से। भवानी देवी जो कि भारत की प्रथम ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला तलवारबाज थीं। वे तलवारबाजी से संबंधित है भवानी देवी। अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्पोर्ट्स का। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस के कप्तान कौन थे? तो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उसमें फ्रांस के कप्तान थे एम्बापे। फ्रांस का टीम रनर अप टीम रहा था और विनर टीम था अर्जेंटीना, जिनके कप्तान थे लियोनेल मेसी। इसे याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न चौथा, आगे बढ़ते हैं। उस्ताद असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद असद अली खां का संबंध रुद्रवीणा से है। रुद्रवीणा का संबंधित है असद अली खां। ब्रजभूषण काबरा, यह एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ब्रजभूषण काबरा का संबंध है गिटार से। गिटार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न पूछा गया स्टेनोग्राफर में, पंडित राम नारायण शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित राम नारायण शर्मा सारंगी वादक हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला आगे बढ़ते हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर का एक प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आने वाले एग्जाम में यह प्रश्न जरूर बनेगा। चंद्रयान 3 को LVM3M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या? तो LVM3M4। और यह 14 जुलाई को यह लॉन्च किया गया और चंद्रमा के सतह पर 23 अगस्त को शाम 6:04 पे यह सॉफ्ट लैंडिंग किया था। अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 का वजन कितना है, तो 3900 kg इसका कुल वजन है साथियों। यह हमारा यह कंटेंट और हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो पाए। अगला प्रश्न देखते हैं छठा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। यह एग्जाम में पूछा जाएगा। और भी सरोजिनी नायडू के पुस्तक देखते हैं, द ब्रोकन विंग्स। यह काफ़ी चर्चित और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ब्रोकन विंग्स पुस्तक सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जानते हैं और लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। यह एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न कि सरोजिनी नायडू गांधी जी से कब और कहां मिले थे पहली बार? तो 1914 ईस्वी में यह लंदन में सरोजिनी नायडू गांधी जी से मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां संविधान सभा में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि एकमात्र महिला संविधान सभा में शामिल थी, उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव देख लेते हैं, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं। तो यह पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को और यह स्वीकृत कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, भारतीय अभिनेत्री हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो जिन्हें हम ड्रीम गर्ल कहते हैं हेमा मालिनी को, वे भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और वैजयंती माला, यह भी एक एक्ट्रेस हैं जो कि भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, यह भरतनाट्यम, यह सभी भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के नृत्यांगना हैं। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पूछा जा रहा है, तो अनिल कुमार लोहाटी जो हैं वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, तो कोलकाता उसका हेडक्वार्टर है कोल इंडिया लिमिटेड का। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा कि टीवी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह रेलवे जीडी में प्रश्न पूछा गया है, तो 24 मार्च को यह टीवी दिवस मनाया जाता है। जल दिवस पूछा जाएगा, तो 22 अप्रैल को जल दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा साथियों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो वर्तमान में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है नोवाक जोकोविच का, जो कि सर्बिया के एक प्लेयर हैं। राफेल नडाल को यह पिछाड़ करके वर्तमान में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे आगे हैं। और 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। इन्हें भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, करंट अफेयर का प्रश्न है।
12वां प्रश्न देखते हैं साथियों, इलाहाबाद की संधि किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में किया गया? तो सबसे पहले ध्यान देंगे, इलाहाबाद संधि 1765 में हुई थी। अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। यहाँ पे ध्यान देंगे, प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। किनके बीच? तो नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। और नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम था मीर जाफ़र, जो कि काफ़ी बड़ा धोखेबाज था। यह अंग्रेज़ों से मिल करके नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। आगे देखते हैं बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था, जिसमें अवध का नवाब और बंगाल का नवाब जो था मीर कासिम और मुग़ल बादशाह, यह तीनों मिलकर के अंग्रेज़ों से युद्ध किए थे। बक्सर की लड़ाई 1764 में, और अंग्रेज़ों तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, इसे भी ध्यान रखिएगा। और 64 के बाद 65 में इलाहाबाद की संधि करने कौन आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न 13वां देखते हैं, ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ था? तो याद रखेंगे, ब्रह्म समाज का विभाजन 1866 में हुआ था। यहाँ बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में इसकी स्थापना हुई थी राजा राम मोहन के द्वारा। 1866 में जब इसका विभाजन हुआ तो 2 भागों में बट गया। जो मेन ब्रांच था ब्रह्म समाज का, उसका नेतृत्व कर रहे थे केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्म समाज एक भाग में बढ़ गया, जिसके नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्र नाथ टैगोर। इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का दूसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? सभी को तो पता है कि केरल पहला है, लेकिन दूसरे नंबर पे याद रखिएगा मिजोरम राज्य है। केरल के बाद सर्वाधिक साक्षर राज्य। मिजोरम के कुछ प्रमुख त्योहारों को देख लेते हैं। पावलकूट, चापचारकूट, मीमकूट, यानी कि जितने भी कूट लास्ट में लगेंगे वे सभी मिजोरम के प्रमुख त्यौहार हैं। एसीटोन में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? तो इसे याद रखिएगा, एसीटोन में 1 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। हम याद रखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6O। यहाँ ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, तो एसीटोन में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा राइट आंसर पुणे हो जाएगा। इसकी स्थापना एस्टेब्लिश्ड 1952 में किया गया था। याद रखिएगा, 1952 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, यह बचा हुआ प्रश्न एग्जाम में पूछने जाने की पूरी संभावना है। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक का नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसकी स्थापना 1959 में किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही थे, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व रन ऑफ कच्छ है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। वर्तमान में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो उसकी संख्या 18 है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय तारा भौतिकी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। और साथ ही याद रखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। भारतीय विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगला 20 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों, मनुष्य के कान का कौन सा भाग बाह्य ध्वनि को एकत्रित करता है? तो मनुष्य के कान का पिन्ना एक ऐसा भाग है जो कि बाह्य ध्वनि को एकत्रित करता है। क्या नाम है? पिन्ना। सबसे छोटी हड्डी शरीर का क्या होता है? तो स्टेपिच होता है, यह कान में ही पाया जाता है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जिसे हम जांघ की हड्डी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह इंडोनेशिया देश में स्थित है बोरोबुदुर मंदिर। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ बात करें हम हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट मंदिर है, जो कि कंबोडिया देश में स्थित है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया में है, और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं, माही नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से माही नदी का उद्गम होता है साथियों। अब कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक नदी है। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत से होती है महाराष्ट्र में। और गोदावरी नदी की उद्गम यह पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक में स्थित है, वहाँ से यह गोदावरी नदी निकलती है। इसे याद रखिएगा, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, और महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है।
23वां प्रश्न देखते हैं, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कमलजीत संधू जो हैं एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। और यहाँ बात करें हम, एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक जिन्होंने महिला होकर ओलंपिक पदक जीते थे, पहला में कौन थे? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी थे। याद रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक विजेता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्रॉप शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन शब्द से संबंधित है ड्रॉप शब्द। और भी देखते हैं, बैडमिंटन से संबंधित एग्जाम में पूछा जाता है डबल फॉल्ट और ड्यूस। डबल फॉल्ट, ड्रॉप और ड्यूस, यह शब्द बैडमिंटन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न लास्ट देखते हैं, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो नाट्यशास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक पूछा जाएगा दोस्तों, तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे और न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। यह सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्न को आप देख कर जाएँ। आने वाले शिफ्टों में आपको यहाँ से ज़रूर लाभ होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। पहला प्रश्न यह पूछा जा सकता है, सरहुल त्यौहार कब और कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है और इसकी शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में शुरू होता है सरहुल त्यौहार। इस त्यौहार में सरई यानी कि सखुआ का पेड़ की खास तौर पे पूजा की जाती है। पिछले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, सरहुल त्यौहार में किस पेड़ की पूजा की जाती है? तो उस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था सखुआ का पेड़। यह कौन सी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से मुंडा, भूमिज और हो आदिवासियों के द्वारा सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे महिलाओं को किस अनुच्छेद के तहत गर्भावस्था के दौरान अवकाश मिलता है? बात किया जा रहा है महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान छुट्टी किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो अनुच्छेद 42 के तहत उन्हें अवकाश प्रदान किया जाता है। इसमें यह विवेचना है कि न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 42 में किया गया है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आया था। इसमें यह लिखा हुआ है कि मां बनने पर बच्चों की देखभाल के लिए महिलाओं को पूर्ण वेतन के साथ ही अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। मातृत्व लाभ अधिनियम सबसे पहला 1961 में आया था, उसके बाद संशोधन हुआ था तो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 आया। इसमें यह लिखा गया था कि गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह के लिए मातृत्व अवकाश प्राप्त होगा। साल में 52 सप्ताह होते हैं, लेकिन 26 यानी कि आधा साल उनको अवकाश प्रदान किया जाएगा गर्भवती महिलाओं को। आगे एक प्रश्न देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज जिसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, यह परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2001 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत की गई थी, जो कि 4 प्रमुख महानगरों जो कि अलग अलग दिशाओं में थे, वे सभी को सड़क मार्गों के द्वारा जोड़ा जाना था। उत्तर दिशा में दिल्ली को और दक्षिण दिशा में चेन्नई को और पूरब दिशा में कोलकाता शहर को और पश्चिम दिशा में मुंबई को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के तहत यह चारों शहर को जोड़ा जाना था। अगला प्रश्न देखते हैं, यह पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स से, मिल्खा सिंह को 2016 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारत गौरव अवार्ड 2016 में मिल्खा सिंह जी को दिया गया था। मिल्खा सिंह जी को पद्म श्री से भी नवाजा गया है। यह कब किया गया था? तो 1959 में पद्म श्री अवार्ड मिल्खा सिंह को दिया गया था। इनकी हाल ही में डेथ हो गई है जून 2021 में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता था। पाकिस्तान के जो जनरल थे आयूब खां, उन्होंने यह उपाधि फ्लाइंग सिख की मिल्खा सिंह जी को दिए थे। मिल्खा सिंह ने एशियाई खेल में 4 गोल्डन मेडल भारत को दिला दिए हैं। अब तक याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन अगले शिफ्टों में यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, हमारा यह चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो भेजें, क्योंकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला प्रश्न देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आर्ट एंड कल्चर से हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत 2006 ईस्वी में की गई थी। हमारा राइट आंसर 2006 हो जाएगा। 40 वर्ष की आयु तक के कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की धनराशि कितनी है? तो 25,000 रुपया दिया जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से देख लेते हैं, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है
पुरुष का जो टेनिस होता है उसे डेविस कप दिया जाता है। आगे देखते हैं कुछ और प्रमुख महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ। विंबलडन ट्रॉफी भी टेनिस खेल से ही संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा। वेटमैन कप टेनिस जो कि महिलाएं प्लेयर को टेनिस में वेटमैन कप दिया जाता है। यूथॉन्ट कप की बात करें तो लॉन टेनिस खेल में यूथॉन्ट कप का दिया जाता है। मर्डेका कप फुटबॉल जिसमें दिया जाता है, इसे मर्डेका कप को एशियाई कप के भी नाम से जानते हैं। थॉमस कप जो कि पुरुषों को दिया जाता है, यह बैडमिंटन प्लेयर को मिलता है। और सुदीर्मन कप भी बैडमिंटन खेल से ही संबंधित है। उबेर कप की बात करें साथियों तो बैडमिंटन जो कि महिलाओं को दिया जाता है, उबेर कप बैडमिंटन प्लेयर महिलाओं को दिया जाता है। सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी प्लेयर जो कि पुरुषों को यह कप प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना से भी एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कितने क्रम का राष्ट्रीय जनगणना था? यानी कि स्वतंत्रता के बाद 2011 में जनगणना हुआ वह कितने क्रम का था? तो 7वें नंबर का जनगणना 2011 था। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। 2011 के जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी। जो 1872 में पहला बार जनगणना हुआ था उससे देखें तो 15वीं जनगणना थी। अब आज़ादी के बाद देखें तो 7वीं जनगणना थी। और प्रथम जनगणना की हिस्ट्री की बात करें, जनगणना का हिस्ट्री क्या है तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में पहला बार भारत में जनगणना प्रारंभ हुई थी, जबकि लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई है। आगे देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को पूर्व किस नाम से जानते थे? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है जो मुंबई में, उसे किस नाम से जानते थे पहले? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जानते थे, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यूनेस्को में इसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट बनाया गया था। कब? तो 2004 ईस्वी में, याद रखिएगा 2004। आगे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत के किस राज्य में संक्रांति को खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो संक्रांति को खिचड़ी पर्व के रूप में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के क्षेत्रों में मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखते हैं हिमाचल प्रदेश में संक्रांति को क्या कहते हैं? तो माघ सागी के नाम से मनाते हैं। उड़ीसा में संक्रांति के नाम से मनाते हैं और गुजरात में उत्तरायण के नाम से मनाते हैं। और तमिलनाडु में संक्रांति को किस नाम से जानते हैं? तो पोंगल के नाम से। असम में इसे बिहू के नाम से जानते हैं। यह सभी फसलों का त्यौहार है साथियों। और यही बात करें पंजाब में किस नाम से मनाते हैं? तो लोहड़ी के नाम से। उत्तर प्रदेश में किचेरी के नाम से संक्रांति को मनाते हैं जो कि फसलों का त्यौहार है। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, याद रखिएगा एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, पश्चिम बंगाल को पौष संक्रांति के रूप में मनाते हैं। कर्नाटक में मकर संक्रांति ही कहते हैं साथियों। आगे देखते हैं साइंस का एक प्रश्न। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या होती है? तो कोशिका की ऊर्जा इकाई को हम एटीपी कहते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, इसे याद रखिएगा। एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होता है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का मुक्ति होती है। यहीं पर ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। आगे देखते हैं एक नोट्स में। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज अणु टूटता है तो इसमें 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है, इसे याद रखिएगा। नेशनल वुमेन्स डे राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम महिला दिवस मनाते हैं। यह किनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर? तो सरोजिनी नायडू जो कि भारत के प्रथम गवर्नर थी। भारत की प्रथम महिला गवर्नर उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू थी। और प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो सुचेता कृपलानी, यह भी उत्तर प्रदेश की ही थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ दिया जाएगा साथियों तो 8 मार्च को यह मनाया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल पर आधारित था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो उस मॉडल को याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारा आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ दिया जाएगा तो हैराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर आधारित था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का नाम भी गॉडगिल के नाम से जानते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जानते हैं।
तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच योजना अवकाश आया था। यह अवकाश कब से कब तक चला था? तो 1966 से 1969 तक। इसका कारण क्या था कि योजना अवकाश चलाना पड़ा भारत को? तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता हुई थी। इसके वजह से अवकाश योजना भारत में चलाया गया था 1966 से 1969 तक। आगे देखते हैं, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह की बात किया जा रहा है तो यह गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में यह लागू किया गया था। देखते हैं, सती प्रथा का अंत गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, जिसके राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। यह सती प्रथा का उन्मूलन 1828 ईस्वी में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। भारत सरकार ने 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? तो 1961 में आया था, जिसका उद्देश्य है ना तो दहेज लेना है ना तो दहेज देना है। आगे एक प्रश्न देखते हैं हिस्ट्री का। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, थर्ड बौद्ध संगति के समय कौन से राजा थे? तो यह प्रश्न बनता है। तो उस समय थर्ड बौद्ध संगति हुआ था, तो उस समय मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक करवाए थे। बारी बारी से सभी बौद्ध संगतियों को देख लेते हैं, यहाँ से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं साथियों। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगृह में, जिसे सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। यह 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। उस समय शासनकाल अजातशत्रु का था, और जो कि हर्यक वंश के शासक थे। और प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो महाकश्यप उनका नाम था। द्वितीय बौद्ध संगति देख लेते हैं, तो यह द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष का नाम था सबाकामी। उस समय शासनकाल किनका था? तो कालाशोक का शासनकाल था। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित थे। अगला तीसरा देखते हैं, बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अभी हमने देखा 251 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तीस। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे उस समय। चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था साथियों कनिष्क के कार्यकाल में, जो कि कुषाण वंश के शासक थे, जो कि कुंडल वन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। उस समय वासुदेव अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा साथियों। देखते हैं प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया छठा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बारी बारी से सभी क्रमों को याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला देश है रसिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारा प्यारा देश भारत, फिर उसके बाद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को याद रखिएगा, भारत के बाद आता है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछ दिया जाएगा तो 3 क्रम जरूर याद रखिएगा। चाइना प्रथम स्थान पे है, लेकिन अब भारत प्रथम स्थान पे आ गया है और चाइना सेकंड स्थान पे आ गया है। और अमेरिका की बात करें तो वह तीसरे स्थान पे जनसंख्या पे है। साथियों यही है। पहला प्रश्न देखते हैं, दमन कुर्ती पारंपरिक पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो दमन कुर्ती पारंपरिक पोशाक का संबंध है हरियाणा राज्य से। हमारा हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। पूछ दिया जाता है फेरन किस राज्य का पारंपरिक पोशाक है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है फेरन पोशाक। मिर्जाई कुर्ती काफ़ी प्रचलित है, बिहार राज्य का यह पारंपरिक पोशाक है मिर्जाई कुर्ती। कुचौरा साड़ी, यह एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है साथियों। कुचौरा साड़ी का संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बकरी से पश्मीना शॉल बुना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीरी बकरी से पश्मीना शॉल बुना जाता है। अगर पूछा जाएगा प्रश्न, दुनिया में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया देश में दुनिया में सर्वाधिक भेड़ पाए जाते हैं। और भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक भेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं, नव वर्ष की शुरुआत में किस राज्य में उगादी पर्व मनाते हैं? तो किस राज्य में नव वर्ष की शुरुआत में उगादी पर्व मनाते हैं, यह पूछा गया है। तो तेलंगाना राज्य में उगादी पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और बथुकम्बा, यह भी तेलंगाना राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। मराठी लोग जो महाराष्ट्र के होते हैं वे नव वर्ष की शुरुआत में गुड़ी पड़वा मनाते हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नव वर्ष पर्व है। सिख धर्म के द्वारा नव वर्ष मनाया जाता है बैसाखी पर्व।
अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को मानते थे? तो सभी को तो पता है कि सम्राट अशोक किस धर्म को मानते थे, लेकिन किस संप्रदाय से, यह आप ध्यान रखिएगा। हीनयान संप्रदाय से जुड़े हुए थे सम्राट अशोक। और हीनयान और महायान दो ऐसे संप्रदाय थे। अगर पूछ दिया जाएगा कनिष्क किस संप्रदाय से थे, तो वह महायान से जुड़े हुए थे। और अशोक सम्राट जो थे उनको दीक्षा बौद्ध धर्म की कौन दिए थे? तो उपगुप्त के द्वारा यह दिया गया था। उपगुप्त याद रखिएगा। और 255 बीसी में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के द्वारा कराया गया। आप क्रम से याद रखिएगा। पहला बौद्ध संगति यह अजातशत्रु राजगृह में करवाए थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप जी थे। और दूसरा कराया गया था कालाशोक के द्वारा वैशाली में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सभाकामी थे। और तीसरा सम्राट अशोक के द्वारा यह पाटलिपुत्रा में 255 में कराया गया था, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुतीस। और चौथा कराया गया था कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष थे वासुदेव और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसे ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की बात किया जा रहा है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। यह उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ दिया जाएगा तो अन्नईमुद्दी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यह पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? तो यह नीलगिरी पर्वत उसकी मिलन बिंदु है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछ दिया जाएगा तो दोदा बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और भी फैक्ट याद रखते हैं कि सबसे प्राचीन पर्वत का नाम क्या है? तो अरावली पर्वत है, जिसके प्रमुख सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। इसे भी ध्यान रखिएगा साथियों। हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका, हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप अपने सभी साथियों को यह क्लास के बारे में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होती है? तो यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया। तो भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास होती है, इसे ध्यान रखिएगा। और मैत्री युद्ध अभ्यास पूछा जाएगा तो थाईलैंड के साथ मैत्री युद्ध अभ्यास होता है। और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है और सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ। इस तरह याद रखिएगा, सी से सिम्बेक्स और सी से सिंगापुर। और मित्र शक्ति जो कि भारत के एकदम नज़दीक मित्र है लेकिन उसके पास शक्ति नहीं है, तो वह पावरफुल नहीं है। देश कौन है? श्रीलंका है। और मैत्री यानी कि भारत के कई सारे लोग पर्यटन के लिए थाईलैंड जाते हैं, तो वह मित्र की तरह है। तो थाईलैंड में मैत्री युद्ध अभ्यास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्मा भारत से कब अलग हुआ था? तो भारत से वर्मा को अलग कर दिया गया 1937 में। और साथ ही याद रखिएगा बिहार और बंगाल को कब अलग किया गया था? तो 1912 में, जिसमें बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था। और जब 1936 ईस्वी आया तो बिहार को उड़ीसा से भी अलग कर दिया गया। और गुजरात को पूछा जाता है गुजरात और महाराष्ट्र कब अलग हुआ था? तो 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और इस विधि को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। लेंथेनाइट एवं एक्टेनाइट्स को किस तत्व के नाम से जानते हैं? तो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट को आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछा गया है आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट यानी कि एफ ब्लॉक को कहते हैं। लेंथेनाइट और एक्टेनाइट किस ब्लॉक में है? तो एफ ब्लॉक में है। और इसमें एंथेनाइट में भी 14 ग्रुप हैं और एक्टेनाइट में भी 14 तत्व हैं। तो लेंथेनाइट का शुरुआत होता है 57 तत्व से लेकर 71 तत्व तक और एक्टेनाइट का शुरुआत होता है 89 तत्व से लेकर के 103 तत्व तक। इसे भी ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न 10वां देखते हैं, मणिपुर की राजभाषा क्या है? यानी मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी मणिपुर का ऑफिशियल लैंग्वेज है। जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है और गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जाएगा तो कोंकणीज का राइट आंसर हो जाएगा। और मिजोरम का मिजो हो जाएगा साथियों। इन सभी प्रश्नों को याद रखेगा, एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे साहब जो थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। यहाँ ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस से याद रखिएगा। गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोखले साहब थे। और गोखले साहब के गुरु कौन थे? तो रानाडे थे। उसी तरह यहाँ भी ध्यान रखिएगा, विदेशी लोग हैं कुछ। सिकंदर के गुरु जो अलेक्जेंडर है उनके गुरु कौन थे? अरस्तु थे। और अरस्तु के गुरु पूछ दिया जाएगा तो सुकरात।
एक बार और देख लेते हैं। गांधी के गुरु गोखले और गोखले के गुरु रानाडे, सिकंदर के गुरु अरस्तु और अरस्तु के गुरु सुकरात। इन्हें याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति, जिसका गठन 1990 में किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे कुछ समितियां देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी से, और काका केलकर समिति का संबंध है पिछड़ा वर्ग आयोग से। इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 1862 में मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, और साथ ही साथ और भी यानी तीनों प्रेसिडेंसी में हाईकोर्ट बना था 1862 में। मद्रास, बम्बई और कोलकाता, यह तीनों प्रेसिडेंसी में। अगला देखते हैं, 1774 जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके जस्ट एक साल बाद 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, जिसके चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा इम्पे। एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री का नाम था बलदेव सिंह। रक्षा किनके हाथ में रहता है? तो जिनके पास बल रहेगा वही रक्षा कर सकते हैं। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, याद रखिएगा। रेल मंत्री प्रथम कौन थे भारत के? तो जॉन मथाई भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। वित्त मंत्री पूछ दिया जाएगा तो सन्मुखम चेट्टी जो थे वित्त मंत्री भारत के थे प्रथम। और अगला प्रश्न देखते हैं 15वां, साइमन कमीशन भारत क्यों आई थी? यह एग्जाम में कई बार सबको तो पता होता है कि साइमन कमीशन कब आई थी, लेकिन यह नहीं पता होता है कि क्यों आई थी। तो इसे आप याद रखिएगा। 1919 में भारत शासन अधिनियम बना था, उसकी समीक्षा के लिए प्रत्येक 10 वर्ष बाद साइमन कमीशन भारत आना था। यह सफ़ेद कमीशन के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इसके 7 सदस्य थे, जो कि सातों के साथ ब्रिटिश अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत कब आया था? तो 1928 में। और पंजाब केसरी जो थे लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन के विरोध करते समय साइमन गो बैक का नारा दिए, और उसी समय लाठी से मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। इसे भी ध्यान रखिएगा साथियों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16, AK-47 राइफल का आविष्कार किसने किया था? तो यूपीएसआई के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। AK-47 के आविष्कारक का नाम तो मिखाइल कलाशनिकोव इनका नाम था, जो कि रूस के एक इंजीनियर थे। याद रखेगा, मिखाइल कलाशनिकोव AK-47 के आविष्कारक थे। परमाणु बम पूछ दिया जाएगा तो ओपेनहाइमर द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था, जो कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। टैंक का आविष्कारक कौन थे? तो ब्रिटेन के एक इंजीनियर थे, जॉन फेंडर टैंक के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न 17 देखते हैं, ब्राज़ील जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो ब्राज़ील जलधारा एक प्रकार की गर्म जलधारा है। और आगे देखते हैं और भी गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, यह भी गर्म जलधारा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और अलास्का, यानी कि ब्राज़ील, गल्फ और अलास्का, यह तीनों गर्म जलधारा हैं। और ठंडी जलधारा देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाने वाला, हम्बोल्ट जलधारा, लेब्राडोर जलधारा और कैनारी जलधारा, यह तीनों ठंडी जलधारा है। इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? तो कमेटी की स्थापना पूछा जा रहा है। तो 1894 में ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और शुरुआत पूछा जाएगा कि इसकी ओलंपिक खेल की शुरुआत 1996 में हुआ था, और ग्रीस की राजधानी एथेंस में इसका प्रथम आयोजन किया गया था। भारत कब उसमें शामिल हुआ था, एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत ओलंपिक में शामिल हुआ था 1900 में, दूसरा आयोजन में, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका दूसरा आयोजन किया जा रहा था। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं 19, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों याद रखिएगा, सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी, जब अंग्रेजों का शासन भारत में था, जिसका नाम था सीआरपीएफ का क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का सरकार था, तो क्राउन के नाम से यह पुलिस को गठन किया गया था। लेकिन जब देश आज़ाद हमारा हुआ, उसके बाद 1949 में सीआरपीएफ का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तब से नाम इसका रखा गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसे याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां, अखिल भारतीय वन सेवा कब जोड़ा गया?
तो अखिल भारतीय वन सेवा यानी कि IFS फॉरेन सर्विस कब जोड़ा गया है? तो 1966 में जोड़ा गया है। उससे पहले 1950 में 2 सेवाएं थे, कौन कौन से? अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अखिल भारतीय पुलिस सेवा, यानी IAS और IPS पहले थे 1950 से, और 1966 से IFS भी जोड़ दिया गया, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखे हैं, जो चंद्रगुप्त की जीवनी के बारे में लिखा गया है। और राजदूत कौन, यह किसका राजदूत था मेगास्थनीज? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध होता है, भीषण युद्ध, जिसमें सेल्यूकस निकेटर बुरी तरह हार जाता है और फिर अपनी एक बेटी सुंदर बेटी रहती है, उसकी शादी, जिसका नाम रहता है कार्नेलिया, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर दिया जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी गिफ्ट के रूप में निकेटर को देता है। और यहाँ याद रखिएगा, इब्न बतूता कहाँ का था? तो यह मोरक्को का था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। यह पूछा जाता है, यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। और ह्वेन सांग किसके दरबार में आए थे? तो यह हर्षवर्धन के दरबार में। फहियान पूछ दिया जाएगा, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां। लोकसभा के उपाध्यक्ष, जिन्हें हम प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हमारा प्रेसिडेंट हो जाएगा। और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्षों की नियुक्ति सांसद जितने भी होते हैं वे सभी मिलकर एक अध्यक्ष चुनते हैं। देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया और भी पद, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपराज्यपाल यह भी राष्ट्रपति, और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला पद है। आगे देखते हैं, प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है साथियों। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम खाने के बाद 4.2 कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखेगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों में 1 ग्राम अगर आप खाइएगा तो 4.2 ग्राम आपको कैलोरी मिलेगा ऊर्जा। वसा में सर्वाधिक पाया जाता है। 1 ग्राम अगर आप वसा खाइएगा तो उसमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तुजू के जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तो यह जहांगीर की आत्मकथा है, तुजू के जहांगीरी। और बाबरनामा यह बाबर के द्वारा लिखा गया उनकी आत्मकथा है। बाबरनामा में कृष्णदेव राय के बारे में वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, हुमायूं नामा हुमायूं का आत्मकथा है। यह उनकी बेटी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। अगला लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर क्या है? तो परम प्रवेगा वर्तमान में भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। और विश्व में पूछ दिया जाएगा कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर वर्तमान में कौन है? तो फ्रंटियर, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। इससे पहले फुगाकू था, जो कि जापान के द्वारा सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया प्रश्न है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था।